नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकर। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब कोऑपरेटिव मजदूरों की तरह हो गए हैं? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले अन्य दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया करते थे, अब उन्हीं कार्यकर्ताओं को तथाकथित उन्हीं भ्रष्टाचारियों के समर्थन देने और मत मांगने के लिए लगाया जाए। मैं दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत की बात कर। उन्होंने शीश महल और यमुना की सफाई जैसे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कार्यशैली के ऊपर सवालिया निशान लगाए और उन्होंने पार्टी को अलविदा कह के अपना पद भी छोड़। निश्चित तौर पर ये किसी का भी विशेषाधिकार होता है, लेकिन जिस तरह के आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद लगाए हैं, वो एक सवाल तो खड़ा करता है। जब तथाकथित शीश महल बना, तो अगर कैलाश गहलोत इतने ही नैतिकतावादी थे तो उन्हें उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, या यमुना आज की गंदी नहीं है, काफ़ी समय से गंदी है। इसको लेकर भी कैलाश गहलोत को अपने न सिर्फ पार्टी फोरम पर, सोशल मीडिया के जरिए या अन्य तरीक़ों से जो कि आम आदमी पार्टी का सगल है, उस सगल को आजमाते हुए पार्टी नेतृत्व से सवाल खड़ा करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों हुए, कमल छाप वॉशिंग मशीन में नहा के वो पवित्र क्यों बने। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बात कही जा रही है और जो आम जन में भी चर्चा का विषय है कि वो कैलाश गहलोत, जिनके खिलाफ यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता रहे हों या नेता विरोधी दल ब्रजेंद्र गुप्ता या पूर्व नेता विरोधी दल वर्तमान सांसद रणबीर बिधूड़ी, ये सभी लोग कैलाश गहलोत और परिवहन घोटाले को लेकर कैलाश गहलोत पर सवालिया निशान लगाते हैं और अरविंद केजरीवाल से टैग करके उनसे कैलाश गहलोत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की बात करते रहे, क्योंकि उन्होंने परिवहन व्यवस्था में भ्रष्टाचार किया। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनका स्वागत भी होने लगा। सबसे ज़्यादा यहाँ मैंने इसलिए कहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने जो कार्यकर्ता है, अन्य दलों से उनके कार्यकर्ता काफ़ी पार्टीवादी हैं। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे आपको भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे जिनके की 3-3 पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी से लेकर जनसंघ तक खपी और उनके लिए काम किया। लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार कार्यकर्ताओं का उपयोग वर्तमान भाजपा नेतृत्व द्वारा किया गया है, वो दर्शाने के लिए काफ़ी है कि जिस प्रकार हम मज़दूरों के साथ व्यवहार करते हैं, कि मज़दूरों को सिर्फ अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से ही मतलब होता है,
उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता है कि आखिर वो किन के यहाँ काम कर रहे हैं, किस जात धर्म के यहाँ काम कर रहे हैं। वैसा ही मेरे ख्याल से अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बना दिया गया। ध्यान करिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके लिए इसी भारतीय जनता पार्टी ने, इसी पार्टी नेतृत्व ने, जो कि आज मोदी और शाह, इन्होंने उन्हें देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री किया था जब वो कांग्रेस से असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बाकायदा उनके लिए बुकलेट प्रकाशित की गई। और आज स्थिति क्या है? आज वही हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पवित्र हो गए और वो ही अब केंद्रीय नेतृत्व के इतने निकटस्थ हो गए हैं कि अब वो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो नाक के बाल हो गए। किसे याद नहीं होगा हरियाणा के कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल को, जिनके कि यही भाजपा का नेतृत्व, यही मोदी और शाह जिन्हें कोयला चोर बताते रहे, और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी आवाज़ के समक्ष तक प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। और जब वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में गए, पवित्र होकर निकले, तो उन्हीं कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ उनको समर्थन दिया बल्कि उनके लिए घर घर जाकर वोट भी मांगे। नवीन जिंदल को कौन भूल सकता है? ऐसे ही पश्चिम बंगाल में जो नेता विपक्ष, उन्हें शारदा नारदा केस में उनको किनपंग बताया जाता था, लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के उपाध्यक्ष भी बने और नेता विपक्ष भी। इधर जिन कैलाश गहलोत की हम बात कर रहे हैं दिल्ली में, और जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और उन्होंने जिनके इस्तीफे की मांग की, अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे के तौर पर यहाँ उतारे जाएं, ये हो सकता है कि उनको जैसा कि मुख्यमंत्री के लिए चेहरा न बनाया जाए, लेकिन नजफगढ़ से उन्हें टिकट मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है कि 2 बार के विधायक और मंत्री निश्चित तौर पर नजफगढ़ से उनको टिकट मिलेगा। और वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वही नेता विपक्ष बृजेंद्र गुप्ता, जो कि एक बार उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं, वो उनके समर्थन में बैठकर और उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए नीतियां बनाएंगे। और निश्चित तौर पर अगर नजफगढ़ से जनता उन्हें फिर से चुनती है और भारतीय जनता पार्टी से वो चुनकर आते हैं, तो उन्हें एक अच्छा दायित्व पार्टी में भी मिलेगा। तो ये ब्लॉग में मैंने ये सब बातें आप सभी लोगों को जानकारी थी, लेकिन मैंने केवल इसलिए बताया कि आखिर जो तपोनिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसको वर्तमान नेतृत्व समझता क्या। महाराष्ट्र में अशोक चौहान की भी बात कर लें, जिन्हें कि आदर्श सोसाइटी घोटाले का सूत्रधार माना गया और ये तक आरोप लगाया गया कि अशोक चौहान ने सेना के बनाए गए घर में भी
आवंटन में घोटाला किया है, तब वो कांग्रेस में थे। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में आए उसी दिन उन्हें राज्यसभा का सदस्य का टिकट देके उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया। अजीत पवार की बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, जिनको कि खुद प्रधानमंत्री ने जिन पर सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया, जिस पार्टी को नेचुरल करप्ट पार्टी बताया, और वही अजीत पवार आज महाराष्ट्र की खजाने की चाबी लिए, यानी कि वो वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्हें उन देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने कि उन अजीत पवार के लिए ये तक घोषणा की थी कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो वो जेल में चक्की पीसेंगे, लेकिन आज वही देवेंद्र फडणवीस उन्हीं अजीत पवार के साथ बैठकर न सिर्फ राजकाज चला रहे हैं, बल्कि अपने योजनाओं में भी उन्हें भागीदार बना। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी की अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है जिस पार्टी में कभी कार्यकर्ताओं की बात को तवज्जो दी जाए। आज भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी का दबदबा है और सिर्फ दो लोग ये निर्धारित करते हैं कि आखिर पार्टी में किसे क्या दायित्व दिया जाए। यहाँ तक कि टिकटों से लेके संगठन के पद तक पहले कोई भी व्यक्ति अंदर से आता था, हरदम शामिल होता रहा है कि पर पार्टी चलती रही, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बाहर से आने वालों को नहीं दिया। लेकिन 2014 के बाद से अब ये भी परिवर्तन देखने को मिला है कि अब कई ऐसे लोग जो आंदोलन से आए और संगठन के अति महत्वपूर्ण पदों पर बैठ गए हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि पहले सिफारिश करता था उसकी भी हालत अब इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो भी अब ये बैठा बैठा अपने तपोनिष्ठ और वफादार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होता हुआ देख रहा है और सिर झुकाकर गुजरात लॉबी की चाही अनचाही बातों को भी सहन कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी में भी वो विस्फोट होगा। अगर अब की बार भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो जिस प्रकार की हालत कांग्रेस की दिल्ली में हुई है, अगर भारतीय जनता पार्टी भी उस ओर बढ़ जाए तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं के उपेक्षा का मामला है। और भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता के हिसाब से कितनी भी बदल गई हो, लेकिन अभी भी वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उसका एक कैडर है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।